बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक कंप्रीहेंसिव जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, हमारी टीम जो है वो डेली सुप्रीम में छाप रही है, जिसमें मैंने पहले भी बात की थी कि मुतअद्दिद सीडीए में इस वक्त जो अफसरान बैठे हुए हैं वो किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से, यानी वो भर्ती हुए, कुछ पैसे दे के भर्ती हुए, कुछ जाली डिग्रियों पे भर्ती हुए, कुछ डेली वेजेस भर्ती होकर किस तरीके से इस वक्त पूरे के पूरे सीडीए में बराजमान है। और पढ़े लिखे जो आपके टैलेंटेड लोग हैं वो कहीं और बैठे हुए हैं। कई ऐसे सीडीए के अफसरान पढ़े लिखे टैलेंटेड हैं, वो कार्नर होकर बैठे हुए हैं। और ऐसे जो चापलूसी करने वाले थर्ड डिवीजनर और डेली वेजेस पे आने वाले जाली डिग्री होल्डर जो है ना, मेन मैंने उस पर बैठे हुए। आपको पता ही है, यहाँ दो तीन चीजें आपको पता चलती हैं, या तो बहुत ज्यादा करप्शन करने वाला बहुत ज्यादा आगे चला जाता है, चापलूसी करने वाला, या फिर जिसका वो जो जितना पावा होता है वो उतना ही वहां पे आगे बैठता है। ये हमारे मुल्क में हो रहा है। मैं आज, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है स्टोरीज की, मैंने कुछ उसमें से आपके सिर्फ सीधा सीधा बताऊंगा। कंप्रीहेंसिव में है क्योंकि इस पे पूरे की पूरी हम रिपोर्ट छाप रहे हैं डेली सुप्रीम में, तो मैं आपको उसमें डिटेल में बताऊंगा। अच्छा जी, एक तो मैं बात करूंगा जनाब सैयद सफदर अली शाह, डीजीएचआर। आप इसी से अंदाजा करेंगे कि डीजीएचआर जिसने सीडीए में टैलेंटेड पढ़े लिखे लोगों की हायरिंग करनी है कि इदारे को उठाएं, वो खुद थर्ड डिवीजन है। और उनके कितने नंबर हैं, कितनी उनकी काबिलियत है, उस पर बात करेंगे। मलिक अदनान जनाब, एक स्टोरी आपको पता चल रही है कि वो सीडीए में कब्रिस्तान में माली की ड्यूटी करते हैं, लेकिन आजकल वो इंस्पेक्टर बनकर चंद अफसरान के लिए भत्ता भी इकट्ठा करते हैं। उस पर भी आपको डिटेल बताते हैं। फिर आ जाते हैं जनाब चौधरी कामरान बख्त। इन्होंने एक लेटर जारी किया है। उस लेटर में इंग्लिश आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि शायद आजकल तो मैट्रिक लेवल का बच्चा भी, उसको भी बेसिक टेंस पढ़ाए जाते हैं, कि इतने बुरे हालात तो उसके भी नहीं होते। तो उस पर भी बात करेंगे कि वो उनकी ग्रेजुएशन की जो है डिग्री, वो उन्होंने कहाँ से ली है, कहाँ से बनवाई है। उनकी डिग्री पे बहुत से सवाल उठ रहे हैं, जाली है, असली है, उस पर पर्दा उठाएंगे, आपके सामने रखेंगे। सैयद काशिफ साहब का भी मसला है। उनकी बीए की या ग्रेजुएशन की डिग्री कहाँ है, कहाँ से ली गई है, किधर है, वो देने के लिए क्यों नहीं तैयार। और उस पर भी मैं आपको पूरी कंप्रीहेंसिव, हम जो इन्वेस्टिगेटिव हमारी स्टोरी आ रही है उस पर आपको इंशाल्लाह देंगे, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कि बेसिकली हो क्या रहा है इस मुल्क में। फिर आ जाते हैं ना फारूक महमूद, एक नए स्टोरी आपको ऐड करते हैं। अब्दुल वाहिद अवान, आप देखते हैं ना मुल्क ये दिवालिया क्यों हो रहा है इस लेवल पे। एक शख्स जो 5-6 साल जाता ही नहीं है किसी जगह पे, और एक बड़ी सिफारिश पर उसको पिछला, उन्हें कहते हैं जनाब नहीं नहीं, इसको पिछले 40 लाख भी पूरा करो, इसके इंक्रीमेंट भी करो, इसका ये करो, और होता भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट पे है। लेकिन किसी बड़े तगड़े की सिफारिश आ जाती है तो फिर आप वहां पर यानी आप स्टेट के साथ ये जुल्म करते हैं। इस पे भी मैं बात करूंगा। फिर कुछ मजीद जाली और डिग्री होल्डर्स कितने लोग मौजूद हैं सीडीए में, वो भी बताएंगे। एक है जनाब डीडी इरफान, डीएमए डीडी, बहुत तगड़े जनाब ये बताए जा रहे हैं। इनकी जो मैं अभी इस वक्त तक देख रहा हूँ, ये लिस्ट बहुत लंबी लिस्ट है। इसमें तो आप 5-6 शो भी करें तो कम है। उन पे भी बताते हैं कि वो इस वक्त उनके वो कहाँ कहाँ पे पहले रहे हैं, उनकी भर्ती कैसे हुई, उसके बाद अभी वो कहाँ कहाँ पे हाथ पैर मार रहे हैं, और कितनी एक जायदाद वो बना चुके हैं अभी तक, और उनका अभी तक जो है वो अब मेरे ख्याल से उनको भूख खत्म नहीं हुई अभी तक। अच्छा जी, पहले बात कर लेते हैं जनाब। अच्छा, सिटीजन क्लब भी बना था, मैं कोशिश करूंगा उसके बारे में बताऊं कि सिटीजन क्लब जिसमें 3,000 मिलियन लग चुके थे स्टेट के पैसा एक्सचेकर से, और आमिर अली अहमद साहब जैसे जो अपने आप को एक नहीं, ये होता है असल में अफसरान ऐसे जो अवाम को आंखों में धूल डालते हैं, बेसिकली इदारे के लिए एक बहुत बड़ा रुकावट होते हैं। एक्स चक्कर में जब 3,000 मिलियन लगे हों, और उस सिटीजन क्लब का मकसद ये है कि उसने इस्लामाबाद क्लब जैसा बनाना है, इस्लामाबाद के शहरियों को, इस्लामाबाद के सीडीए के अफसरान, उनके बच्चों को वो सहूलियात मिलनी है इस्लामाबाद क्लब जैसी, लेकिन उसके लिए ये सीडीए के अफसरान खुद मुलवस हों, रुकावट हों। तो फिर ऐसे मेंबर्स इंजीनियर्स को तो मेरे ख्याल से किसी और जगह भेज देना चाहिए। फिर ये गटर ही साफ करते रहेंगे। आप अंदाजा करें कि सीडीए के गटर भी सही तरीके से, ढक्कन भी उस पर नहीं होता, तो ये अभी तक उससे निकल नहीं पा रहे। अच्छा जी, पहले सबसे पहले बात करते हैं जो डीजीएचआर है, जिसने सीडीए के टैलेंटेड लोग हायर करने हैं। वैसे तो बहुत से मशकूक जाली डिग्री होल्डर हैं और जो आए हुए हैं डेली वेजेस पे, किस तरीके से मैंने पहले बताया था, जीशान और उसका भाई फैजान, फिर एक और लंबी लिस्ट है। वो कंप्रीहेंसिव जो स्टोरी आ रही है मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, एक एक बात कर लेते हैं पहले। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये है जनाब सैयद सफदर अली शाह, डीजी
एच आर, बहुत बड़ा होता है। इन्होंने नंबर लिए हैं पूरे 341 अपने बीए में, इन्होंने नंबर लिए हुए हैं। सैयद जफदर अली शाह, इनके हैं फादर नाम है सैयद गुलाम हैदर अली शाह, जिला बहावलपुर। इनकी डॉक्यूमेंट्स जो मेरे पास हैं, मैं अगली स्टोरी में आपको इसे शेयर भी करता हूं। तो बड़े टैलेंटेड हैं, 341 पूरे नंबर लिए हैं इन्होंने 800 में से। थर्ड डिवीजन इन्होंने ली है ग्रेजुएशन में, और इस वक्त ये पाकिस्तान के कैपिटल वफाकी दारुल हुकूमत के सबसे अहम इदारे, जिसको कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है, जिसे जबान से आम है कि ये करप्शन डेवलपमेंट अथॉरिटी बन चुकी है, उसके ये इस वक्त डीजीएचआर है। तो किस लेवल की ह्यूमन रिसोर्स करनी है, ये फिर मैं आगे चल के बताऊंगा। अब आ जाते हैं अगला जनाब, ये है मलिक अदनान, सीडीए में कब्रिस्तान में माली हैं और बत्ता वसूल करते, चंद अफसरान के नाम भी आते हैं, इस पर भी मैं आपके आगे चल के पूरी एक डिटेल आपके सामने रखता हूं। फिर आ जाते हैं जनाब चौधरी कामरान बख्त और सैयद काशिफ साहब। मैंने कहा कि इनकी ग्रेजुएशन का जो मामला है ना, वो कॉम्प्रिहेंसिव चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। फिलहाल मैं आपको इतना बता देता हूं कि सरकारी लेटर रिक्वेस्ट कैसे लिखते हैं ये चौधरी कामरान बख्त जैसे बंदे, जो DDG-MCI हैं। और लिखा क्या हुआ है इनके लेटर में, देखो, चौधरी कामरान बख्त, डिप्टी डायरेक्टर जनरल एडमिन HR एंड लीगल MCI। लिखते क्या है अब देखें, इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट एन ऑपरेशन हैज बीन प्लान। जो भी है, सिंपल है ये, इट इज टू इन्फॉर्म होता है, इट इज टू इन्फॉर्म यू हो गया, लेकिन इनको लेटर लिखने के बाद जाहिर है उन्होंने साइन भी करके और आगे भी ठोक दिया, सब इदारों को भेज दिया। फिर इनकी जो दूसरी लिखी हुई है, अब बेसिकली तो उन्होंने कहा देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड नेसेसरी स्टाफ अलॉन्ग विद द मशीनरी इन दिस रिगार्ड। साथ लिखा हुआ है यूर बेसिकली, उन्होंने जो है ना कॉपरेशन मांगनी थी, तो लिखा हुआ है कारपोरेशन इन दिस रिगार्ड शैल बी हाईली अप्रिशिएटेड। यानी कॉपरेशन की बजाय कारपोरेशन लिखा हुआ है और सारे सीडीए के अफसर सो रहे हैं। तो अब इस तरह के जो बंदे होंगे जिनकी बीए अपनी जो है ना वो कहीं से उठाई होगी, तो फिर क्या होगा इसके अलावा। अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब। एक और बहुत बड़ा स्कैंडल है, वो इसी से अंदाजा कर सकते हैं आपके, मतलब हाथ पैर कैसे मारते हैं, फारशी कैसे निकल आते हैं, और बंदर बांट कैसे होती है कि 5 साल पहले आपने, ये साहब हैं जनाब फारूक महमूद सन ऑफ अब्दुल वाहिद अवान। ये है जनाब हार्टिकल्चर सुपरवाइजर BPS 8 में, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट है इनकी, अंडर प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज। जबकि इनका कोई ना तो इनका वालिद साहब कोई यानी सीडीए में रहे, ना इनकी कोई ड्यूरिंग सर्विस डेथ हुई, ऐसा कोई बात नहीं। ये 2017 में छोड़ के भाग चुके हैं, किसी ने देखा तक नहीं इनको। इनको 2017 से लेके 2024 तक इनका जो प्रीवियस जितनी भी सैलरी थी वो भी कहा गया कि इसको दी जाए, इतनी सख्त आर्डर दिए गए, और ये कोई अच्छे खासे कोई 40 लाख के करीब जनाब अमाउंट बन गई, और हुक्म सादर हो गया कि इनको देने हैं। और फिर एक एडमिन ऑफिसर भी हैं, मेरी उनसे बात भी हुई है, मिस्टर इमाद साहब एडमिन ऑफिसर। वो कहते हैं मुझे नहीं पता, असल में ये बड़े लोगों का फैसला होता है, तो DGHR को भी नहीं पता होगा। ज़ाहिर है DGHR तो खुद आपको पता है आजकल बड़े लेवल के लोगों को रखते होंगे, खुद उनकी थर्ड डिवीजन है तो उससे अच्छे लोग ही रखने हैं उन्होंने, उनको भी नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। तो अब मसला ये है कि ये एक अमाद साहब हैं, ये भी कोई 2-4 बाहर के चक्कर लगा के आ रहे हैं, इनके भी कोई असासे आमदन से बहुत आगे पीछे चले गए, इनको समझ नहीं आ रही। वो मैं अगली आपको स्टोरी में बताऊंगा कि उसको वो कैसे चीजें हो रही हैं, यानी हर शाख पे जो है ना उल्लू बैठा है, आप किस किस को पकड़ेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जनाब, अगला जो है मामला है वो सिटीजन क्लब। और उससे पहले मैं बता देता हूं कि DD इरफान साहब जो हैं, आजकल उनकी सर कड़ाई में है, और वो होता है ना, वो उंगलियों की बात होता है, अब तो पूरा बदन ही उनका जो है ना वो है। मैं आपको बताता हूं कि इस कदर अंधेर नगरी चौपट राज है कि जनाब, एक तो यह है कि ये DD इरफान साहब DMA में DD हैं, और इसमें इनके साथ जो टीम है ना, वो कैसे इस वक्त लूट रही है, इस वक्त भी वो लूट रही है। उसमें चौधरी शाहिद साहब क्या है, ED है वहां पर, यासर फरहाद साहब हैं, असिस्टेंट भी अवैस साहब हैं, और 2-4 और लोग भी हैं, जो एक पूरी टीम बनी हुई है, और धड़ल्ले से काम हो रहे हैं। कोई गाड़ी में बैठता है, कोई बाहर बैठता है, कोई ऊपर बैठता है, कोई नीचे बैठता है। लेकिन मैं 1-2-3 चीजें बता दूं, क्योंकि मैं इस पे अलग से करना चाह रहा हूं। मैं नहीं चाह रहा कि मतलब इतनी बड़ी स्टोरी हो जाए कि बोरिंग हो जाए। ये इतना बता दूं कि DD इरफान साहब जो है वो इन्फोर्समेंट में है, और एक G9 में इन्होंने G9 में एक बहुत बड़ा इन्होंने गेम डाली हुई है, वो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। फिर उन्होंने यानी C15 में हबीब रफीक के लिए काम किया था, वहां पर इन्होंने अच्छी खासी गेम डाली है। फिर मार्गला टाउन फेज 1 और फेज 2 में गेम डाली हुई है।
تو میں آپ کو پوری نا کمپریہنسو جو رپورٹ آئے گی تو ذرا ایک ایک چیز اس میں ہوگی. پھر اس کے بعد ان کی اپنی اپائنٹمنٹ بھی انلیگل ہے. اور پھر F9 میں ایکس ہاٹ شاٹ ہوتا تھا، آج کل یہ وہاں پر شاٹ شاٹ کھیل رہے ہیں، اور کس کس کو کہاں کہاں پہ کیسے ان کی میٹنگیں چل رہی ہیں، اور اس وقت بھی یہ کہاں وہاں پر کیا کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو الگ سے بتاؤں گا. بات ملین سے اب بلینز میں چلی گئی ہے، اس لیول پہ یہ ہے. اور باقی یہ مطلب ان کے اوپر میں کیونکہ الگ سے میں بتا رہا ہوں کہ وہ کرنا پڑے گا. تو ڈی ایم اے میں جو یاسر فرحاد ہیں، کیونکہ ظاہر او ایم جی کے افیسر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کو لگانے میں ایک بڑی شخصیت کا بڑا ہاتھ تھا. تو ان کے ساتھ اب وہ معاملات کیسے کر رہے ہیں، ایک ظاہر میں بتا رہا ہوں کہ ایک پوری ایک ایک ڈپارٹمنٹ کے ایک ایک بندے پہ، جیسے فاروق محمود ہے نا، یہ ہارٹیکلچر کا BPS 18 میں ہے، اس کو 40 لاکھ کیسے مل رہا ہے کہ جب بندہ جاب پہ ہی نہیں آیا تو وہ کس کا حق مارا جا رہا ہے. اور ملک یہ آپ کہتے ہیں کہ غریب ہے. ڈی ایم اے میں جہاں پر ٹیکسیشن اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، وہاں پر آپ دیکھیں کہ ادارے میں کیسے کیسے جو ہے وہ فنکار بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں پر ڈرافٹ کیسے بنتا ہے، اس میں کیسے ہیرا پھیری ہوتی ہے. تو ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسپیشلی DD عرفان صاحب جو ہے وہ آئے کب سے اس محکمے میں، اس وقت کیا تھے، آج کل کیا ہیں، اور ان کے عزیز و قارب کی کتنی جائیداد ہے، آمدن سے زائد اور کہاں کہاں سے لیے ہیں، یعنی لاجیکل کہاں کہاں سے جو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا ڈیل کہاں پہ ہوئی اور کسی کیسے کرے. اور ابھی بھی انہوں نے کئی لوگوں کو بیچاروں کو غلط جگہ پہ بٹھا دیا پیسے لے کے، ان بیچاروں کو پھنسا رہے ہیں، اور تحقیقات شروع ہونے والی ہیں تو پھر یہ بیچارے ان کو بھی پیسہ اور اپنا بھی جو لالچ ہے وہ نکل جاتی ہے. یہ اوورال صورتحال تھی، آپ تک رکھنی تھی، ابھی تک لیٹ نہیں.